सो हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना। और ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए कैसे लिंक करता है इन दोनों टॉपिक से, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके जो कुछ पॉइंटर्स होंगे उनके आप नोट्स भी बनाइएगा। तो जैसे मैं बात करूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आइडिया आता है वो एडम स्मिथ के मॉडल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एडम स्मिथ वही है जो इनविजिबल गुड्स के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने आपको ये इसके बारे में एक सेशन भी किया हुआ है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिलहाल अभी आज के टॉपिक में समझाना क्या चाह रहा हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल कंजम्पशन के बारे में, इंडिविजुअल सर्विसेज के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल मार्केट के बारे में बात करता है, या आप सिंगल मार्केट कह सकते हो, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आइडिया है, ठीक है, एडम स्मिथ देते हैं। एडम स्मिथ अपने बुक में, ठीक है, इनविजिबल हैंड्स के बारे में बात किया था, जहाँ पर उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई को समझाया था। और मैंने आपको बताया भी था कि व्हाट इज़ इनविजिबल हैंड्स, है ना। सो खैर, माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपने क्या समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है किसके, सिंगल मार्केट के बारे में, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, ठीक है। बिहेवियर को समझना यहाँ पे जरूरी है। बिहेवियर का मतलब कि किस तरीके का डिमांड है, किस तरीके का मार्केट है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे कंपनियां जो होती हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हायर करती हैं और बोलती हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जा कर के आप उस कंट्री में जहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो वहाँ की स्टडी करो। एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन को क्या करना है, आईफोन बनाना है, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है आईफोन के लिए। तो किस तरीके की डिमांड है आईफोन की और किस कलर की है, किस लाइक फीचर्स की ज़रूरत है, उसकी स्टडी करते हैं और जा करके फिर उस फीचर को कंपनियां बनाती हैं और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो फिलहाल बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब कि कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर की डिमांड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कि भाई सिंगल मार्केट हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, इंडिविजुअल गुड्स के बारे में बात है, एक पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के बारे में। कमोडिटीज़ का मतलब एक कोई सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। ये बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मतलब है कि आप इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जो भी स्कीम ले आती है, गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करती है, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब जो लंबे समय तक चले, है ना। लेमन शब्द में समझा रहा हूँ आपको, ठीक। तो गवर्नमेंट ने जैसे रोड बनाया तो उस रोड की सर्विसेज सब लोग यूज़ करेंगे ना, हम सब आप यूज़ करेंगे। तो जब सारे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में, सभी के सर्विसेज के बारे में, सभी के डिमांड के बारे में स्टडी की जाए तो हम बोल सकते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड होता है। सो एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया आप लोगों को कि एग्रीगेट डिमांड क्या। एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि ऐसा डिमांड जो बहुत लोगों की सर्विसेज फुलफिल करेगा, यस और नो। तो उस तरीके के फीचर्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब इंडिविजुअल डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी एज अ होल डिमांड, है ना। वहाँ पे डिमांड की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। आई होप ये लाइन समझ में आ गई होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सिंगल प्रोडक्ट की बात करी, यहाँ पे इकोनॉमी में सारे प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात होगी। यहाँ पे सिंगल मार्केट की नहीं, इंडिया की पूरी मार्केट की स्टडी होगी। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो किसके एग्जाम्पल होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। याद करिए, एक मैंने बुक बताई थी आपको, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। ये बुक किसकी थी, किन्स की थी, जॉन मैन्यार्ड किन्स की थी, जिसमें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी है ना। खैर बुक नहीं पढ़ना, बुक का नाम याद रखे रहना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को वहाँ से लिया गया। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग सिंगल मार्केट के बारे में नहीं, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल बिहेवियर, सिंगल मार्केट, सिंगल कंजम्पशन, एक लाइन में, ठीक है। इनविजिबल हैंड्स के बारे में बात की गई थी वहाँ पे। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन हो गए, जॉन, बोलो जल्दी से, फादर एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ हो गए।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, इंडिविजुअल नहीं, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, सिंगल मार्केट नहीं, होल मार्केट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं, पूरे मार्केट की बिहेवियर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, वो सब किस में आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आप अपने घर की इकोनॉमी के बारे में, आप अपने डिमांड सप्लाई के बारे में, आप अपने डिमांड एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जस्ट एक ब्रॉडर व्यू हो गया। तो आप समझ सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा सब हिस्सा, एक बड़ा सर्कल है, वो बड़ा सर्कल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा सर्कल किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल के डिमांड्स को मिला दोगे तो एक पूरी इकोनॉमी की डिमांड हो जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका के बारे में। देखो, ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका जो है उसके बहुत सारे रीज़न हैं। 1929 में, अब ये जो टाइम पीरियड है आप समझ सकते हो कि इस समय इंडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना। तो होता क्या था कि हमारे पास जो वीट की प्रोडक्शन होती थी, जूट की प्रोडक्शन होती थी, जो बंगाल वाला एरिया, उड़ीसा जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता था, जूट वगैरह ज़्यादा होता था, तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे यूएसए में। तो हुआ क्या कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन हुए, तो इंडियन फार्मर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा, इंडियंस लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। खैर, रीज़न क्या क्या है, तो उसके एक रीज़न है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है, बैंक रन की स्थिति आ गई। बैंक रन, आपको ये डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, क्या है बैंक रन। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके नज़दीकी बैंक, आपके कम्युनिटी में, ठीक है, कम्युनिटी सेंटर में एक छोटा सा बैंक है और सभी लोग का वहाँ पे अकाउंट है। आप सभी लोग एक साथ चले जाओ और सब लोग अपना पैसा वहाँ पे मांगना स्टार्ट कर दो, तो बैंक के पास कैश की कमी आ जाएगी। जब बैंक के पास कैश की कमी आ जाए और सारे इंडिविजुअल के पैसे को रिटर्न ना कर पाए, तो देन उस केस में हम बोलते हैं कि बैंक एक बैंक रन की स्थिति में है। ये बात समझ में आ गई, ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे लॉजिक है कि भाई बैंक जो होती है आपके पैसों को अपने पास नहीं रखती, एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आरबीआई को भी दे देती है, ठीक है। तो आरबीआई उसका कुछ इंटरेस्ट रेट देती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि बैंक ने पैसा दिया आरबीआई को कि भाई तुम रखो और इंटरेस्ट रेट हमें दो। उल्टा बैंक भी, आरबीआई भी बैंक को पैसा देती है, तो जब आरबीआई बैंक को पैसा दे तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट ज़्यादा होता है किससे, रिवर्स रेपो रेट से, नहीं तो आरबीआई को नुकसान होगा ना। खैर, मतलब क्या है कि बैंक आपका पैसा लेती है, पैसा लेकर के कंपनी को देती है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को भी देती है ना। उस केस में क्या हुआ, ठीक, उस केस में क्या हुआ कि आपके पैसे का यूटिलाइजेशन हो गया। अब उससे जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, बैंक वो इंटरेस्ट रेट अपने पास रखेगी और उसका कुछ हिस्सा आपको देगी, क्योंकि आप भी अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है। लेकिन डेफिनेटली जो बैंक ने पैसा दूसरे को इंटरेस्ट रेट पे दिया है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा और आपको जो मिलेगा वो कम होगा। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में सेविंग अकाउंट होती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन जब आप लोन लेने जाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई ना। तो बैंक इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाती है और पैसे को आपका इन्वेस्ट करती है। जब सारे लोग एक साथ मांगने चले जाएंगे तो बैंक पॉसिबल नहीं होगा कि सभी के कैश को निपटा दे। और ऐसा जनरली आपदा के समय में ये स्थिति बनती है ना। जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या जैसे कोविड आ गया तो सब लोग अपने पैसा लेने चले गए, ये ऐसी स्थिति में होता है, नॉर्मल स्थिति में नहीं होता है। एग्रीकल्चर क्राइसिस थी, ठीक है। एग्रीकल्चर क्राइसिस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता था या इंडिया इंपोर्ट भी करता था, इंडिया में सामान आता भी था और जाता भी था, तो उस केस में डैमेज मतलब डिमांड सप्लाई की मिसमैच होगी। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आई ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। और भी बात करते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, एग्रीगेरियन इकोनॉमी डैमेज हो गई। हाँ, जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसको लोग यूज़ करें और उनके भी इनकम बढ़े, है ना, गवर्नमेंट का भी इनकम बढ़े। तो उस समय एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी थी, ये भी एक रीजन था। बिजनेसेस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डिमांड को जनरेट कर पाए, क्योंकि बिजनेस मैन के पास अगर पैसा रहेगा तो प्रोडक्शन बनाएगा, लोगों के पास भी पैसा रहेगा तो क्या होगा, वो डिमांड जाकर जनरेट करेंगे, तो कंपनियां उसको मीट करेंगी, बनाएंगी, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन जब लोगों के पास डिमांड ही नहीं हो, डिमांड ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रोडक्शन ठप हो जाएगा और देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। आ गया समझ में। तो सारे देखो, इनकम इनक्वालिटी बढ़ेंगी, जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा पैसे बचा के रखे थे,
ठीक है। गरीब के पास डेली बेसिस पे पैसे आते हैं, वो अपना यूज करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा सेविंग नहीं होता है। तो एक तरीके से इनकम इनक्वालिटीज़ भी बढ़ी यूएसए में, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में, तो बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी उस समय। प्राइस इनस्टेबिलिटी थी, प्राइस काफ़ी फॉल हो गया था। मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंक की पॉलिसी थी वो भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी होती। कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी का मतलब कि बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। एक्सपेंशनरी का मतलब बैंक अपना पैसा इंटरेस्ट रेट घटा दे। तो जब बैंक इंटरेस्ट रेट घटाएगी तो सबको पैसा मिलेगा, है ना, सबको पैसा मिलेगा, सब जाएंगे मार्केट में, डिमांड जनरेट करेंगे। डिमांड जनरेट करेंगे तो कंपनियां उसको बनाएंगी, इस तरीके से गुड्स का प्रोडक्शन होगा, देन जीडीपी की ग्रोथ बढ़ जाएगी, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये सारी बातें कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जब देश में इन्फ्लेशन हो, ठीक है, इन्फ्लेशन आज रात की 9 बजे क्लास लूँगा। सो इन्फ्लेशन जो होगा, आप मुझे ये बताओ कि इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी चाहिए या एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनानी होगी। ये दो मतलब एक पॉइंट है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दी टुडे क्लास। थैंक यू एवरीवन। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो में डालते रहूँगा, है ना।